वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और राजनीति विज्ञान, कक्षा 10वीं। पाठ 7, खेल और इतिहास, भाग 2। इस पाठ में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, जिनमें से एक है खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण, दूसरा है खेलों की सामग्री और खिलौने, खिलौने और इतिहास, खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में, खेल और व्यवसाय के अवसर। कई खेल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ खेल मैदान में खेले जा रहे हैं, तो कुछ बैठकर घरों के आसपास खेले जा रहे हैं। कुछ आधुनिक खेल हैं तो कुछ प्राचीन खेल हैं। यदि हम खेल को एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति खेल कहलाती है। यानी जिसमें हमारा मनोरंजन भी हो, यानी मानसिक हमें स्फूर्ति मिले, और शारीरिक व्यायाम भी हो। क्या आप जानते हैं कि यूनानी लोगों और खेलों के बीच में एक प्राचीन संबंध है? ग्रीक के निवासियों ने खेलों को एक नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया था। उन्होंने कई खेलों के मैचों का प्रारंभ किया था, जैसे दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी। ऐसे अनेक खेल थे जिनको बाकायदा सिस्टमैटिक ढंग से मैच के रूप में उनको शुरू किया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती है। आज भी जो ये ओलंपिया गांव से शुरू हुआ खेल, जिसे वर्तमान में हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं, इन खेलों में विजय प्राप्त करना पूरे देश के लिए गौरव की बात होती है। अब एक बात पते की हम जानते हैं क्या? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई
मानी जाती है। यूनान की राजधानी एथेंस में पहले इन खेलों को धार्मिक खेलों के रूप में खेला जाता था और आधुनिक काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया गांव, उस गांव का पर्वत ओलंपिया, और वहां पर यह खेल होता था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इस ओलंपिक खेल की लोकप्रियता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। आओ कुछ और पते की बातों को जानते हैं। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय, यानी ऐसा समय जब युद्ध काल की स्थिति नहीं होती थी, तो जो सेना के योद्धा होते थे या सैनिक जो होते थे, उनके बीच प्रतिस्पर्धा रखी जाती थी और इसी के साथ साथ धीरे धीरे खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। यहां पर हम देख रहे हैं दौड़, यहां रथों की दौड़, यहां भाला फेंक, यानी जो उनके सैनिक प्रशिक्षण की बातें थी उन्हीं को लेकर बाद में खेलों के रूप में उसकी स्पर्धा रखी जाती थी। इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। यानी प्रशिक्षण में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, उन्हीं लोग को खेलों के स्पर्धा में रखा जाता था, चुना जाता था। इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। कौन से खेल? खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक। यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुआ यह खेल आज दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण खेल आयोजन के रूप में जाना जाता है और इसे हम खेलों के महाकुंभ के रूप में भी जानते हैं। महाकुंभ इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में प्रत्येक 4 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तो जो इस कुंभ के मेले में पूरे देश के कोने कोने से साधु संत का समागम होता है गंगा किनारे। भारत के 4 महत्वपूर्ण शहरों में यह मेले लगते हैं। 4 साल में एक बार एक शहर का नंबर आता है, तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, यहाँ पर इन कुंभ मेलों का आयोजन होता है। तो इन कुंभ मेलों में देश विदेश से ज्ञानी, विद्वान, साधु, मनीषी ये एकत्रित होते हैं, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, अन्य अनेक तरह की आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। तो उसी तरह से ओलंपिक के खेलों में पूरे दुनिया भर से खिलाड़ी अनेक स्पर्धाओं में भाग लेते हैं और पदक जीतते हैं। जो पदक नहीं जीत पाते वे भी एक दूसरे से मिलकर सहयोग की भावना के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं। यानी ये एक तरह से खेलों का महाकुंभ हो। अभी हमने देखा कि ओलंपिक के ये 5 रिंग हमने देखे। तो पहला रिंग जो है वो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा रिंग एशिया महाद्वीप, तीसरा रिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो हरे रंग का रिंग है, चौथा रिंग जो है वो है लाल रंग का रिंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व, और पांचवा रिंग है ब्लैक काले रंग का, ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ओलंपिक के हमारा जो ओलंपिक खेलों का ये जो प्रतीक है वो इसका ये अर्थ निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण एक मुद्दा है खेल प्रतियोगिताएं। खेल हमने कहा ना पहले कि हम शारीरिक
व्यायाम की दृष्टि से और मनोरंजन की दृष्टि से जो कृति करते हैं उसे खेल कहते हैं। अब इन खेलों में प्रतियोगिताएं कब से शुरू हो गई? तो आज संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है और ये खेल प्रतियोगिताएं कई स्तर पर होती हैं। ओलंपिक विश्व स्तर पर, एशियाई खेल एशिया महाद्वीप स्तर पर, दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, हॉकी विश्व कप प्रतियोगिताएं, दंगल यानी पहलवानी, कुश्ती, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। हॉकी यह हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में आइए जानें कुछ रोचक तथ्य। 1936 में हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि बर्लिन जो है जर्मनी का एक प्रमुख शहर, यहाँ पर ओलंपिक हुआ था और उस ओलंपिक में अपने हॉकी की छड़ी से मेजर ध्यानचंद ने जो कमाल दिखाया था, तब से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी और 1932 ईस्वी में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम में खिलाड़ी के रूप में खेले थे। 29 अगस्त उनका जन्मदिन है तथा इस दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था, उस कारण उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था, उसमें तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी उपस्थित थे और हिटलर ने उनका खेल देखकर उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। अंतरराष्ट्रीयकरण यानी खेल अपने देश की सीमा लांघकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेले जाने लगे हैं। 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विंबलडन जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है और इससे इन खेलों की प्रसिद्धि घर घर तक फैल चुकी है। आज भारत में रहने वाला बच्चा भी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में होने वाले विंबलडन के बारे में अच्छी तरह से जानता है। क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता, यूं तो दुनिया में अनेक खेलों की विश्व कप प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन क्रिकेट को जो प्रसिद्धि मिली है हमारे देश में, वो शायद ही किसी और खेल को मिली हो और भारत ने इसमें अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी है। सबसे पहला विश्व कप भारत ने 1983 में सम्माननीय कप्तान श्री कपिल देव जी के नेतृत्व में जीता था और उसके बाद तो हमने देखा ही है कि महेंद्र धोनी, MS धोनी जी के नेतृत्व में भी भारत ने विश्व कप जीता है। आप देख रहे हैं खेल में हमारे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी को और पूरी भारतीय टीम यहां पर साथ में है। तो क्रिकेट की विश्व कप प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। इसके अलावा IPL मैचेस आजकल चल रहे हैं, इसकी प्रतियोगिता होती है, इसका भी लाइव टेलीकास्ट होता है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो मैच होता है उसका लाइव टेलीकास्ट होता है।
अनेक तरह के राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल और अनेक विश्व स्तर पर आयोजित की जाने वाली अनेक प्रतियोगिताएं, चाहे वो शतरंज की प्रतियोगिता हो, चाहे वो बॉक्सिंग की हो या किसी अन्य खेल की, ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं का आज हमारे दूरदर्शन के चैनल तथा अन्य चैनलों से लाइव टेलीकास्ट होता है, सीधा प्रसारण होता है और इस कारण इन खेलों की प्रसिद्धि बहुत फैल चुकी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं तैराकी जैसा खेल हो या वेट लिफ्टिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, अनेक तरह के खेल विश्व स्तर पर खेले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं और इन अनेक खेलों में भारतीयों ने भी पदक प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज खेल जैसा एक क्षेत्र, यह भी एक प्रसिद्धि का क्षेत्र बन चुका है। लोग पहले खेल को सिर्फ खेल की दृष्टि से खेलते थे, लेकिन आज यह खेल व्यापार भी हो चुका है, व्यवसाय हो चुका है। हम इसमें अपने जॉब या रोजगार की तलाश भी हम कर सकते हैं और अपना करियर तो खैर हम बनता ही बनता है, इसके साथ साथ देश का भी नाम रोशन होता है। विंबलडन जैसा खेल जिसमें टेनिस का खेल खेला जाता है और भारत के दो टेनिस प्लेयर, दो सितारे, लिएंडर पेस, हम यहां देख रहे हैं लिएंडर पेस जी को, लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये दोनों भारत के दो चमकते हुए सितारे हैं टेनिस के क्षेत्र के। लिएंडर पेस and Mahesh Bhupati of India hold their trophies after winning the men's doubles title at the Wimbledon Tennis Championship on July 4, 1999. यानी मैंने कहा ना, न केवल क्रिकेट में बल्कि भारत ने अनेक खेलों में, चाहे वो विंबलडन का खेल हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी हैं। आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि व्यवसाय का माध्यम बन चुके हैं, व्यापार का माध्यम बन चुके हैं। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से ये मैच देखते हैं, कुछ दर्शक मनोरंजन के रूप में मैच देखते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां इन मैचों की ओर विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती हैं। यानी हम देखते हैं कि जब मैदान में दर्शक लोग खेल देखने जाते हैं तो वहां पे एक टिकट खरीदते हैं, उसका व्यापार होता है। कुछ लोग मनोरंजन के रूप में जाते हैं तो भी टिकट तो खरीदना ही है। और बहुत सारी कंपनीज, पूरे विश्व स्तर पर अनेक कंपनियां जो है वो अपना विज्ञापन, अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन यहाँ करती हैं। तो इस तरह से यह खेल जो है इसने दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। जिस भी देश में खेल का आयोजन होता है, ऐसे खेलों का आयोजन होता है, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे वो एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या विंबलडन हो या कोई और अन्य प्रतियोगिता हो, ये कोई भी खेल का आयोजन आज केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी होता है। खेल से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं। अगला मुद्दा है खेलों की सामग्री और खिलौने। अभी तक हमने खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब हम खेलों की सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और खिलौने, हम सब परिचित हैं खिलौने शब्द से। खेलों की सामग्री और खिलौने, प्रश्न आता है कि खिलौने हम कहते किसे हैं? हम सब जानते हैं खिलौने क्या हैं, लेकिन यदि हमें उसको परिभाषित करना हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों का मनोरंजन हो और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, ये दोनों दृष्टि से कुछ रंग बिरंगे साधन, विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं, इन्हें हम खिलौने कहते हैं। यानी मनोरंजन भी हो और मनोरंजन के साथ साथ उससे हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो।
प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं। इन खिलौनों को सांचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता है, यानी चाहे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई हो या अन्य स्थानों पर खुदाई हुई हो, इस उत्खनन कार्य में अनेक वस्तुएं मिली और उन वस्तुओं के साथ साथ खिलौने भी मिले। और ये खिलौने सांचे में ढालकर बनाए गए थे, यानी उस समय ऐसी तकनीक उपलब्ध थी कि सांचे बनते थे और उन सांचों में मिट्टी को ढालकर अलग अलग आकृतियों के खिलौने बनाए जाते थे। इसके अलावा प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। अब पुतलियां भी कई प्रकार की होती हैं। कठपुतली का नाम आपने सुना हुआ है। कठपुतली यानी काठ यानी लकड़ी, लकड़ी से बनाई हुई पुतलियां यानी खिलौने, और धागों से बनी हुई, चमड़ों से बनी हुई कठपुतलियां, यानी अनेक प्रकार की पुतलियां जो हैं, ये इनका उल्लेख हमारे भारतीय साहित्य में मिलता है। संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है शूद्रक, और उनका एक नाटक है मृच्छकटिक। और मृच्छकटिक का अर्थ ही होता है मिट्टी की गाड़ी, यानी प्राचीन समय से हमारे देश में खिलौनों की स्थिति रही है, खिलौने बनते रहे हैं और उन खिलौनों को साहित्य में भी स्थान दिया गया है। खिलौने और इतिहास। खिलौनों से इतिहास किस तरह जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम इतिहास जैसे विषय में हम खिलौनों की जानकारी ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? इतिहास का क्या योगदान है? तो हम जब भी अपने किसी खिलौने को देखते हैं, बाजार में मिलने वाले वर्तमान खिलौनों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये हम खिलौने देखते हैं तो हमें वर्तमान में हमारा सामाजिक रहन सहन क्या है, हमारी स्थितियां क्या हैं, हमारे आसपास का वातावरण क्या है, ये सब चीज की हमें जानकारी मिलती है। तो ये तो वर्तमान का जानकारी हो गई, क्योंकि हम वर्तमान का खिलौना देख रहे हैं। इसी तरह यदि हमें खिलौने खुदाई में मिले हैं तो हमें उससे उस समय की जानकारी मिलती है, यानी अतीत की जानकारी मिलती है। अतीत की जानकारी यानी अपने इतिहास की जानकारी। इसके अलावा तत्कालीन समय में वो खिलौना किस विधि से बनाया गया है, किस प्रकार बनाया गया, उसको बनाने का प्रोसीजर क्या रहा। जैसे खिलौना सांचे में ढालकर बनाया गया है, यानी सांचा बनाने की तकनीक उस समय विकसित रही होगी। धातु से बना हुआ खिलौना है तो धातु को पिघलाकर उसको बनाने की तकनीकी कला विकसित रही होगी। यदि पत्थर से बना हुआ खिलौना है तो पत्थरों को काट कर, तराश कर, छेनी हथौड़े के द्वारा तराश कर खिलौना बना है। तो यानी जो भी प्रोसेस है खिलौना बनाने का, यानी उस समय की तकनीकी विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। तत्कालीन समाज की धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक परंपराओं के से हम अवगत होते हैं। खुदाई में पाए गए कुछ खिलौने, और आप देख रहे हैं कि ये खिलौने जो है वो एक विशेष प्रकार के सांचों में बने हुए खिलौने हैं। यहाँ एक पक्षी हम देख रहे हैं, बैलों की जोड़ी देख रहे हैं, बैलगाड़ी है यहाँ पर भी खेती करता हुआ किसान है। यानी ये सारी चीजें जो बनी हुई है मिट्टी से बनी हुई हैं, ये मिट्टी के खिलौने और ये उत्खनन कार्य से मिले हैं। बच्चे तो बच्चे, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे गुजरात के, चाहे जर्मनी के हों, चाहे जापान के, चाहे अफ्रीका, चाहे अमेरिका, किसी भी देश के बच्चे हों, खेल तो खेलते ही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे मिट्टी में जुटे हुए हैं, मिट्टी से कुछ काम कर रहे हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि महाराष्ट्र में दीपावली के अवसर पर मिट्टी के किले बनाने की परंपरा है, और शायद बच्चे वही काम कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में दीपावली के अवसर पर मिट्टी के किले बनाने की परंपरा है। बच्चे मिट्टी इकट्ठा होते हैं ग्रुप में, और उनके आसपास जो भी मिट्टी उपलब्ध होती है उससे वो किले बनाते हैं, और उस किले के सर्वोच्च शिखर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की
प्रतिमा स्थापित की जाती है, छोटी सी मूर्ति, यानी उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले थे या अन्य जो उनके सैनिक थे, योद्धा थे, उन सभी की मूर्तियां बाजार में मिलती हैं और उन्हें ही हम किलों में स्थापित करते हैं। और इस तरह से ये इतिहास को जीवित रखने की एक सशक्त परंपरा है हमारे प्रदेश में। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले या गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। इन मिट्टी के किलों या गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों की प्रतिमाएं बच्चे रखते हैं। महाराष्ट्र का इतिहास जिन किलों या गढ़ों के कारण निर्मित हुआ है, उस इतिहास को स्मरण करने का यह एक सशक्त माध्यम है। किले बनाने के साथ साथ हमारे बच्चे मिट्टी से कई प्रकार के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी से घर बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बच्चे मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बना रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर हमारी ये प्यारी रानी बिटिया मिट्टी से घर बना रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारी प्यारी ये मिट्टी से 2 मंजिला घर बना रही है, या हो सकता है किला बना रही हो। इसने अभी तक सिर्फ इसको 2 फ्लोर बनाया है, आगे क्या प्रारूप देगी अब पता नहीं। कहने का मतलब कि मिट्टी से खेलना, मिट्टी में जुड़े रहना, ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। खेलों से संबंधित कई फिल्में हमारे देश में बनी हैं और बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है। खेल और उससे जुड़ा साहित्य यह एक नवीन ज्ञान शाखा है। खेलों से संबंधित पुस्तकों और कोशों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। मराठी भाषा में तो मलखम का इतिहास ऐसी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। व्यायाम पर भी कोश मिलता है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाले षटकार नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता था। यह पत्रिका मराठी में निकलती थी। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं। खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी अनेक फिल्में बनी हैं। आज हम हिंदी फिल्मों की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसमें से बहुत सारी फिल्मों के बारे में आपको जानकारी होगी और हो सकता है आप लोगों ने देखी भी हो। मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह जी विश्व प्रसिद्ध धावक। आपने 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर तथा 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह जी की 46.6 सेकंड की टाइमिंग ने उन्हें स्वतंत्र भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया और वह एकमात्र ऐसे भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने व्यक्तिगत एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड 56 सालों तक बरकरार रखा। 56 सालों तक कोई भी भारतीय इस मेडल को नहीं जीत पाया और उनकी टाइमिंग को नहीं हटा पाया। दूसरी एक फिल्म है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। सचिन तेंदुलकर जी को कौन नहीं जानता। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, महाराष्ट्र की जमीन से खड़े होने वाले हमारे भारत देश के, न केवल भारत देश के बल्कि विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के चैंपियन ही हम इन्हें कहते हैं। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर जी, उनके जीवन पर भी फिल्म बनी है सचिन बिलियन ड्रीम्स। एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी स्ट्राइकर। स्ट्राइकर यह कैरम खिलाड़ी सूर्यकांत जी के जीवन पर बनी हुई फिल्म है। हम सोचते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी ही जैसा खेल है, इसी में लोग खेलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कैरम जैसे इंडोर गेम्स, शतरंज जैसे इंडोर गेम्स भी बहुत ही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं और ऐसे ही एक खेल कैरम पर फिल्म बनी, कैरम खिलाड़ी सूर्यकांत जी पर फिल्म बनी स्ट्राइकर। मैरी कॉम
ओलंपिक में भाग लेने वाली और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, उनके जीवन पर फिल्म बनी मैरी कॉम। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी दंगल, आप ये चित्र देखकर ही समझ गए हैं। इसका गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सेहत के लिए बापू तू तो हानिकारक है, बच्चों को याद आ गया ना। मुक्केबाज फोगट बहनें प्रथम महिला कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, हमारे चहेते अभिनेता सुशांत सिंह ने इसमें महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। दुर्भाग्य से आज सुशांत सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी यह फिल्म महेंद्र धोनी के जीवन पर आधारित है, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म। भारतीय सेना के एथलीट पान सिंह तोमर की जीवनी पर बनी फिल्म पान सिंह तोमर। इसके अलावा भारत की शार्प शूटर चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित फिल्म सांड की आंख, बहुत ही अच्छी बढ़िया फिल्म है। जब कभी यदि आपको मौका मिले तो जरूर इस फिल्म को देखिए, प्रेरणादायी है। से संबंधित जब फिल्में बनाई जाती हैं तो उस समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी वो खेल, जो सितारा है खेल का, जैसे हमने मिल्खा भाग हमने फिल्म बनाई, उस फिल्म को हम देखते हैं तो ये फिल्म किस कालखंड की है, क्योंकि आज की तो फिल्म नहीं है। अब उन्होंने 1958 में पदक जीता है, यानी उनका जीवन और 25 साल पहले का है। तो कैसे वो बड़े हुए, उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, तो उनके कालखंड में बोली जाने वाली भाषा, उस समय पहने जाने वाले कपड़े परिधान, कौन सा समय है, उस समय का सामान्य जनजीवन कैसा था, यानी ऐसी अनेक चीजों का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। इसके साथ साथ कोश अथवा समाचार पत्र या अन्य स्थानों पर खेलकूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी होनी भी जरूरी होती है। सरसरी दृष्टि से हम सोचें तो इतिहास और खेल ये दोनों अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन इनके बीच एक पक्का रिश्ता है। इतिहास के विद्यार्थियों को खेल कूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेलों की जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनके संदर्भ में जब लेखन कार्य किया जाता है, समीक्षण कार्य किया जाता है, तो इतिहास के तज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमें कमेंटेटर या निवेदक की आवश्यकता होती है। यह जो निवेदक होता है वो दर्शकों के सम्मुख खेल का इतिहास, खेल में बनाए गए कीर्तिमान या रिकॉर्ड्स, पिछले खेलों के आंकड़े, यानी पिछले जो खेल हुए थे उस प्रतियोगिता के, उसमें क्या क्या हुआ था, उसके आंकड़े, ये सब प्रस्तुत करने के लिए इतिहास की जानकारी रखने वाला तज्ञ जो है वहां पे आवश्यक होता है। पत्रकार के रूप में आजकल कई जो समाचार पत्र है उसमें खेल संबंधी स्तंभ प्रकाशित होते हैं, उसमें लेखन कार्य करने के लिए खेलों से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार खेलों के क्षेत्र में आज अनेक व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं। अनेक खेल प्रतियोगिताओं का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होता रहता है, लाइव टेलीकास्ट जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो हॉकी का मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, शतरंज हो, ऐसे अनेक खेलों का सीधा प्रसारण होते रहता है। इन प्रसारण होने पर इन खेलों से संबंधित जानकारी या आंकड़ों का विवरण रखने वालों को महत्व मिलता है और ऐसे लोगों को वहां पे जॉब का अवसर मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है। और आजकल तो बहुत सारे चैनल चलते हैं, दूरदर्शन के, टीवी के, हमारे राष्ट्रीय चैनल के अलावा भी अनेक देशी विदेशी चैनल चलते रहते हैं और 24 घंटे चलते हैं। तो खेल कूद से संबंधित जो चैनल हैं उन पर अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। खेल प्रतियोगिता में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंच यानी अंपायर। अंपायर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं और योग्यता प्राप्त पंचों को यानी अंपायर्स को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर मिलता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर
खेलों को प्रोत्साहन देने का प्रयास जारी है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की गई है। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं। किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए। और हम देखते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी, इन्हें अनेक विभागों में नौकरी के, रोजगार के ऑफर इन्हें मिलते हैं, इन्हें नौकरी वहां प्रदान की जाती है। ये चित्र देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये महाशय कौन है। जी हाँ, ये हैं बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर, मराठी भाषा में क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल बताने वाले श्री बाल ज पंडित। आकाशवाणी से इस धारा प्रवाह निवेदन को लोग कानों में प्राण लाकर सुनते थे। कानों में प्राण लाकर सुनना मतलब बहुत ध्यान से सुनना। रनिंग कमेंट्री जिसे हम कहते हैं, तो क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री बहुत अच्छी करते थे। यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय श्री पंडित उस मैदान का इतिहास, उस खेल से संबंधित यादें और पहले किए गए कीर्तिमानों की जानकारी देते थे। उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था। परिणाम स्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था। उसी तरह हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और पत्रकार। पहला नाम है श्री हर्षा भोगले जी का और दूसरा नाम है श्री सुशील दोषी जी का। श्री सुशील दोषी जी बहुत पहले समय से, यानी लगभग आज से 30-35 साल या 40 साल पहले हम कह सकते हैं कि हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम था। उनकी कमेंट्री इस तरह धारा प्रवाह होती थी कि आपको सुनने वाले श्रोता को ऐसा लगे कि वह स्वयं उस क्रिकेट के बॉल के पीछे पीछे मैदान में दौड़ रहा है। इतनी लाइव कमेंट्री होती थी आपकी। तो इस तरह से, और उस लाइव कमेंट्री का कारण क्या? क्योंकि आपको उस खेल के बारे में पूरी गहराई से जानकारी थी, उस खेल के इतिहास के बारे में जानकारी। तो इतिहास जो है वो खेल के क्षेत्र में भी हमें कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।